हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और आज इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, या जावा में सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पे यूज़ होता है। जहाँ पे हम मल्टीपल थ्रेड्स बनाते हैं वहाँ सिंक्रोनाइजेशन का क्या यूज़ है, या आपने काफ़ी सारे रिलेटेड टर्म्स सुनी होंगी सिंक्रोनाइजेशन से, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है थ्रेड के बीच में, सेड एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं, या सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या होता है। तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कोड के थ्रू समझने वाले हैं। So stay tuned. Let's first look at the definition of the synchronization. So synchronization in Java is the process that allows only one thread, single thread, at a particular time to complete the given task. इसके मायने क्या है कि एक पर्टिकुलर टास्क है हमारे पास ये जो काउंट को इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने 3 थ्रेड स्टार्ट किए, तो हो सकता है कि इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए T1 पहुंच जाए, राइट। फिर ये दूसरा टास्क भी स्टार्ट कर दिया मैंने, हो सकता है इस टास्क को एग्जीक्यूट करने दूसरा थ्रेड भी पहुंच जाए, और फिर हमने तीसरा थ्रेड भी, क्योंकि ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं जब हम थ्रेड स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है इसी सेम टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए तीसरा टास्क भी पहुंच जाए। बट हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि हम ये चाहें कि तीनों थ्रेड एक शेयर्ड रिसोर्स, क्योंकि काउंट की जो वैल्यू है वो शेयर्ड रहेगी सारे थ्रेड के अंदर, तो ये जो काउंट की वैल्यू है ये कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि इस मेथड के अंदर एट ए टाइम केवल एक ही थ्रेड जाए। ओके, सो डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी एक थ्रेड से, तो हम सिंक्रोनाइजेशन लगाएंगे उसमें। तो देखिए डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर हम किसी टास्क को एक ही थ्रेड से कम्प्लीटली पहले एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, इसके मायने ये नहीं है कि T2 T3 कभी भी इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बस बात इतनी सी है कि पहले T1 इस कोड को पूरा एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा, फिर T2 जाएगा और फिर T3 जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंशियल अप्रोच है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। अब इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से। सपोज करिए आपके बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज़ है और आपका लेट से जॉइंट अकाउंट है, तो काफ़ी सारे लोगों के पास आपके पास एक्सेस है। किसी के पास ATM से कोई पैसे विड्रॉ करना चाहता है, कोई नेट बैंकिंग के थ्रू, कोई UPI के थ्रू। लेट से आप हैं जो आप अपने बैंक अकाउंट से 5000 रुपीज़ ही विड्रॉ करना चाहते हैं, आपके अकाउंट में ही 5000 रुपीज़ है। सपोज करिए दूसरा पर्सन है जिसके पास जॉइंट होल्डिंग है इस अकाउंट की, वो UPI के थ्रू 5000 रुपीज़ एक्सेस करना चाहता है, राइट। और फिर एक और तीसरा बंदा है जिसके पास आपकी जॉइंट अकाउंट की कस्टडी है इस अकाउंट की, तो वो भी 5000 रुपीज़ एक्सेस करना चाहता है आपके अकाउंट से। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को पहले अकाउंट से 5000 रुपीज़ लेने दो, फिर उसके बाद अकाउंट में बैलेंस कितना हो जाना है, 0, तो बाकी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने तीनों को बोल दिया कि ठीक है ले लो, तो डेटा में इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। तो हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, जैसे यहाँ पे डिडक्शन का, विड्रॉ का हमारा एक मेथड होगा, राइट। हमारे पास एक विड्रॉ का मेथड होगा, हम उस मेथड में चाहेंगे कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड अंदर जाए, और जब वो काम खत्म कर जाए तब दूसरा थ्रेड जाए। तो वहाँ पे कंडीशन लगी होगी कि ठीक है बैलेंस ही नहीं है इतना जितना तुम निकालना चाहते हो, तो वेट टिल समवन वुड डिपॉजिट द अमाउंट इन दिस बैंक अकाउंट। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो इसका मतलब हमें ये जो मेथड है इसको थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसमें एक ही थ्रेड जाए। तो उसके क्या क्या तरीके हैं, 2 टेक्निक है, देखो ध्यान से। एक टेक्निक तो ये है कि हम मेथड को सिंक्रोनाइज बनाएं, और दूसरा तरीका क्या है कि हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाएं। ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, मैं आपको डिफरेंस यहीं पे समझा दूंगा। तो सबसे पहले टेक्निक देखते हैं कि अगर हम मेथड के पहले सिंक्रोनाइज लगा दें तो क्या होगा। तो देख लेते हैं, पहले टेक्निक 2 डिस्कस करते हैं। तो होगा क्या, देखिए ये मैंने क्या किया, उसी सेम मेथड में सबसे पहले कौन सा कीवर्ड लगा दिया, दैट शुड बी स्मॉल s। तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दिया मैंने। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब इसके अंदर T1 थ्रेड एंटर करेगा, देखिए T1 थ्रेड चला गया यहाँ पे, हमारे पास स्मॉल T1 थ्रेड है हमारे पास। अब उसी टाइम पे T2 थ्रेड भी इसके अंदर एंट्री करना चाहता है, तो वो क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक T1 थ्रेड इस काउंट को इंक्रीमेंट नहीं कर देता और यहाँ से बाहर नहीं निकल जाता, तो वो जो T2 थ्रेड है वो वेट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम सिंक्रोनाइज लगाते हैं तो उस मेथड के ऊपर एक लॉक अप्लाई हो जाता है, वो लॉक की जो की है वो T1 ले जाता है, और उसको कब रिलीज करता है, उसको वो रिलीज यहाँ पे करता है। तो जब वो रिलीज करेगा फिर से वो की अवेलेबल हो जाएगी, फिर T2 उसको ले लेगा। तो एक लॉकिंग मैकेनिज्म की वजह से सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर एक टाइम पे एक ही मेथड अवेलेबल होता है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे
कि पहली टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप तीनों थ्रेड स्टार्ट कर दो एट द सेम टाइम, लेकिन इस मेथड के अंदर एक ही जाएगा। अब सपोज करिए आप चाहते हो कि मेथड में बहुत सारा कोड है, लेकिन जो शेयर्ड रिसोर्स है, देखिए हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो शेयर्ड रिसोर्स की है। अगर हमारे पास शेयर्ड रिसोर्स नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हो सकता है कि कोड में सारा कोड, अगर 100 लाइंस का कोड एक मेथड के अंदर लिखा है, तो उसमें सारा का सारा कोड शेयर्ड रिसोर्स ना हो। जैसे यहाँ पे केवल काउंट है, तो इसलिए हम पूरे मेथड को कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि हमारा बाकी का कोड तो एग्जीक्यूट होने दो बाकी थ्रेड से। जैसे ये वाली लाइन अगर T1 थ्रेड चला ले, T2 थ्रेड चला ले, देखिए ध्यान से देखो, T3 थ्रेड चला ले, तो इसमें कोई शेयर्ड रिसोर्स ही नहीं आने दो। तो आपको पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक बना दो। ब्लॉक कैसे बनाते हैं? आपने सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया, कैसे बनाया? सिंक्रोनाइज लगाया। दिस का मतलब होता है कि ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है जो जिस क्लास के अंदर ये कोड लिखा है, और हम चाहते हैं कि अब इस कोड के अंदर केवल एक ही थ्रेड जाए। तो अब क्या होगा, सारे थ्रेड यहाँ पे वेट करेंगे इस ब्लॉक के ऊपर। अगेन ये भी सिस्टम सेम ही है। ये क्या करेगा, आपका लॉक दे देगा, T1 को की दे देगा, फिर ये रिलीज करेगा जब ये यहाँ से बाहर जाएगा, फिर T2 इसके अंदर जा सकता है, फिर T3। तो हम सारा का सारा जो मेथड है उसको सिंक्रोनाइज ना बना के एक पर्टिकुलर कोड को भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। बस करना क्या है, हमें उस पूरे कोड को उठा के किस में रखना है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक में रखना है। तो जब आप T1 T2 साथ साथ स्टार्ट करेंगे तो उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सीक्वेंशियली ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे जिस भी सीक्वेंस में वो आएंगे। तो ऑल्दो हम कॉन्करेंसी अचीव कर चुके हैं, बट स्टिल हमें कभी कभी सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है वो दो तरीके की हैं। एक है आपका, सॉरी, दिस शुड बी 2 एंड दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 1 एंड दिस शुड बी 2। सो दो तरीके हैं हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के। अब ठीक है, यही जो कॉन्सेप्ट है इसको कोड के थ्रू समझते हैं जो हमने एग्जाम्पल देखा है। सो दिस इज ऑल एंड लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। तो मैं क्लास बना लेता हूँ शेयर्ड रिसोर्स के नाम से, और इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंटर, लेट्स से, और इसकी वैल्यू दे देते हैं 0। और इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं इंक्रीमेंट, और इस काउंटर को प्लस प्लस करा लेते हैं। तो इस शेयर्ड रिसोर्स में एक वेरिएबल है और हम इसको काउंटर से इंक्रीमेंट करा रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से शेयर्ड रिसोर्स का, तो अभी इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मेथड बनाया है हमने इसको एक बार कॉल करते हैं, और हमें पता है जितनी बार इसको कॉल करेंगे मल्टीपल टाइम ये काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा, और इवेंचुअली हम क्या कर सकते हैं, काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब सब ये काम हो जाए तो हम काउंटर की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, काउंटर, और सिंपल obj1 से ही हम काउंटर ले लेते हैं। और मैंने ही कितनी बार चलाया, 1 2 3 4 5, तो आंसर हमारा क्या आएगा काउंटर का 5, और आना भी चाहिए था। अब एक काम करते हैं, ये हर बार हमें लिखना पड़ रहा है, हम एक काम करते हैं, ये वाला जो काम है ये थ्रेड से करवा लेते हैं, और वहाँ पे लूप लगा देंगे तो थ्रेड भी मल्टीपल टाइम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो काम है ये एनोनिमस थ्रेड से करवाते हैं। तो एनोनिमस थ्रेड कैसे बनाते हैं, लेट्स से थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर क्या करते हैं, हम हमारा जो रनेबल इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट बना के पास कर देते हैं। ऑल्दो टेक्निकली ये इंटरफेसेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन हम अनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास ओवरराइड कर सकते हैं, हम अपना मेथड, एक हमारे पास मेथड होता है इसके अंदर, आपको पता है वो हमें देना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है उसकी डेफिनेशन। तो ये होता क्या है, अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन, एक अलग से आपको थ्रेड नहीं बनाने की ज़रूरत है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मेन थ्रेड के पास ही स्टोर हो जाएगी। ओके, तो आपको अलग से क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो एक नॉर्मल तरीका होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी इस थ्रेड की मेन ने ही क्रिएट कर दी है। अब हम क्या कर सकते हैं, T1 डॉट स्टार्ट कर सकते हैं, और इस रन मेथड से क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम इंक्रीमेंट को कॉल करा लेते हैं। तो ये थ्रेड के थ्रू हो जाएगा काम। ये ओवरराइड हटा देते हैं, आई डोंट नो एरर क्यों आ रही है। इस कोड को चलाते हैं तो इस बार एक बार चलेगा और काउंट की वैल्यू 1 प्रिंट होगी इसके बाद। तो मैं अगर इस कोड को चलाता हूँ तो आंसर 0 आ रहा है, एंड वाई द आंसर इज कमिंग एज ओके। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको लूप में रखते हैं, प्रॉब्लम कुछ और है, मैं समझाता हूँ आपको। हम इसको लूप के अंदर रखते हैं, int i इक्वल टू 0,
और आई को 10,000 टाइम चलाते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, जिससे पता भी रहेगा इवेंचुअली हमारा जो आय है उसको प्लस प्लस करा देते हैं। अब इवेंचुअली अगर ये कोड चलता है सही से तो हमारा जो काउंटर की वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 10,000। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीमेंट 10,000 टाइम चल रहा है तो काउंटर की डेफिनेटली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10,000। तो कोड को चला के देख लेते हैं। कोड की वैल्यू पहली बार 9,999 आ रही है, अभी 0 आ रही है, अभी 48 आ रही है, तो ये फिक्स ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने एक थ्रेड बनाया है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये थ्रेड, जब हम थ्रेड बना रहे हैं ये थ्रेड जो है, इस थ्रेड का जो रन मेथड है वो टेक्निकली क्या कर रहा है, कॉल इंक्रीमेंट को कॉल कर रहा है और 10,000 टाइम चल रहा है ये लूप। लेकिन होता क्या है, मैंने आपसे बताया था ये जो लाइन होती है जो थ्रेड के अलावा रन मेथड की लाइन है, ये कौन रन करता है, मेन थ्रेड। तो T1 कंप्लीट ही नहीं हुआ, उससे पहले क्या हो जा रहा है, आपका मेन थ्रेड रन हो जा रहा है। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है, आपका जो काउंटर है वो आपका 10,000 तक नहीं पहुंच रहा है। तो प्रॉब्लम इसकी है, इसको इक्वल टू कर देते हैं 10,000 पहुंचने के लिए। और करना क्या है हमें कि भाई ठीक है, अगर जब T1 है तो T1 को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने दो। तो ये कमांड होती है T1.join। इसका क्या काम होता है, ये बोलता है कि आगे बाद में जाना, मतलब ये वाली लाइन आप बाद में एग्जीक्यूट करना, यानी इसके आगे मेन थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होगा, पहले ये T1 थ्रेड कंप्लीट होगा। इसका मतलब अगर मेन थ्रेड इससे आगे नहीं जाएगा, अगर मेन थ्रेड लाइन से एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो यहीं पे रुक जाएगा और वेट करेगा किसका, T1 थ्रेड का कम्प्लीटली ख़त्म होने का, उसकी जो जॉब है उसको कम्प्लीटली फिनिश करने का। अभी इसमें एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो आपने इस मेथड में एक्सेप्शन थ्रो कराना है तो ये एरर चली जाएगी। तो ये आगे जाके एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसलिए एरर आ रही है। अभी क्या होगा, जब आप ये T1.start कर रहे हो तो मेन थ्रेड आगे जंप नहीं करेगा, वो यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि मैंने T1.join लगाया है। तो मेन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस बार हमारी जो काउंट की वैल्यू आएगी वो ठीक आएगी। इस बार जो देखिए हमारी काउंट की वैल्यू आ रही है वो 10,000 आ रही है। आप कितनी बार भी इस कोड को चलाइए ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। सी दिस, ये वैल्यू हमेशा 10,000 आ रही है क्योंकि मैंने मेक श्योर कर लिया है कि भाई यही थ्रेड चलना चाहिए। तो अभी तक तो हमें सिंक्रोनाइजेशन का कोई लॉजिक समझ नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं, अभी एक और थ्रेड बनाते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट से और उसको भी 10,000 टाइम चलने देते हैं। इसका नाम रख लेते हैं T2। देखिए एनोनिमस थ्रेड ऐसे बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि आप डायरेक्टली उसका कोड यूज़ कर सकते हो, इतने चेंजेस नहीं करने पड़ते। इवन अगर आप ऑप्ट करते हो इसको हटाना तो ये भी हटा सकते हो आपको बस यहाँ पे स्टार्ट लगाना है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको कॉल कर सकते हो, आपको स्टोर कराने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने जो ये नीचे कमांड लिखी है ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा ईजी होता है समझना थ्रेड बना के, तो मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ। तो मैं T2.join भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि T2 का भी जो टास्क मिला हुआ है वो भी कम्प्लीटली पूरा हो जाए, और T2 को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए जॉइन का जो यूसेज हमें पता है वो ये है कि T1 T2 के बाद मेन चलेगा, राइट। तो इस कोड का जो आंसर आना चाहिए 10,000 टाइम काउंटर ये इंक्रीमेंट कर रहा है और 10,000 टाइम ये कर रहा है क्योंकि दोनों थ्रेड लगा दिए मैंने। अब एक काम करते हैं, इस कोड को चला के देखते हैं इसका आंसर 20,000 आना चाहिए क्योंकि ये जो लाइन है ये तब एग्जीक्यूट होगी जब T1 T2 कंप्लीटली हमारे एग्जीक्यूट हो गए होंगे, राइट। तो कोड को चला के देख लेते हैं आंसर क्या आता है हमारा। इसका आंसर तो 20,000 नहीं आ रहा। दोबारा चला के देखते हैं, इस बार आ गया 20,000, इस बार भी नहीं आ रहा। तो क्या प्रॉब्लम है कि जब हमने जॉइन भी लगा दिया है और मेन भी बाद में एग्जीक्यूट होगा तब भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, तब भी आंसर यही आ रहा है, तब भी हमारा आंसर 20,000 नहीं आ रहा। लेकिन टेक्निकली होना ये चाहिए था कि भाई T2 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा, T1 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा तो डेफिनेटली 20,000 आएगा। तो इसमें बात जॉइन की नहीं है। एक्चुअल में टेक्निकली आपका मेन ये जो लाइन है ये मेन थ्रेड चलाता है, हमें पता है, लेकिन वो मेन थ्रेड भी दोनों थ्रेड के ख़त्म होने के बाद ही चल रहा है, ये भी करेक्ट है क्योंकि आपने जॉइन कॉल किया है। लेकिन टेक्निकली इस लाइन तक पहुँचते पहुँचते आपका जो काउंटर है वो उतना नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। इसका मतलब आपका मेन थ्रेड भी बाद में चला है जैसे आपने सोचा था, बट कहीं ना कहीं काउंटर का ही कोई इशू है। देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास काउंटर एक वेरिएबल है और ऐसे ही हमारे पास ये मेथड भी एक है, और ये जो शेयर्ड रिसोर्स हमारे पास है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो शेयर्ड रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है
इसी के ऊपर दोनों थ्रेड चल रहे हैं। मायने जब आप जब थ्रेड T1 इसको एग्जीक्यूट कर रहा है और फिर T2 इसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उनमें जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा उसका कोई टाइमिंग तो फिक्स है नहीं। तो जैसे लेट से T1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर T2 हुआ, फिर T1 हुआ थोड़े समय के लिए, फिर T2 हुआ, हो सकता है फिर T2 ही हो जाए, T1 हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या है देखिए इस सीक्वेंस में, कि हमारा जो ये काउंटर वाला कॉन्सेप्ट है, ये काउंटर ज़ीरो है, लेट से यहाँ हम ऐसे एज्यूम करते हैं इस चीज़ को। देखिए कि हमारा T1 थ्रेड के बारे में बात करते हैं, लेट से अभी हमारा जो काउंटर है वो 1300 पे पहुँच गया। अब होगा क्या, क्योंकि मैंने इस पर कोई लॉक सिस्टम नहीं लगाया है, तो दोनों थ्रेड का इंक्रीमेंट जो मेथड है इसके अंदर एक साथ जा सकते हैं। अब हुआ क्या, आपका जो काउंटर है वो T1 ने रीड किया 1300, राइट। अभी T1 इसको इंक्रीमेंट करता, क्या बनाता, इसको बनाता 1301। लेकिन हुआ क्या, उससे पहले ही जो पीसी है वो किसको मिल गया, जो प्रोग्राम काउंटर है वो मिल गया T2 को। तो फिर T2 इंक्रीमेंट के अंदर चला गया। T2 को क्या लगा, क्योंकि T2 भी उसी टाइम उसके अंदर चला गया, तो T2 को क्या लगा कि अभी तो काउंटर इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो बीच में ही स्विच कर गया था वो, तो काउंटर की वैल्यू अभी भी क्या है 1300, तो वो भी इसको क्या बनाएगा 1301। फिर से दोबारा T1 को काउंटर मिला, तो वो इसको कमिट कर देगा 1301, ओवरराइट कर देगा जो पहले एक्चुअल में 1301 T2 ने कर दिया है। तो होगा क्या, काफ़ी सारी आइट्रेशन ऐसी होंगी जो ओवरराइड हो चुकी होंगी और हमें जो डेटा है वो बिल्कुल सीक्वेंशियल वे में नहीं मिल रहा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म होता कि भाई इसके अंदर एक थ्रेड आ रहा है T1 और इसके अंदर इस मेथड के अंदर वो नहीं जाएगा जब तक T1 का काम कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता, वो वेट करेगा। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म होता तो ये अच्छा होता, क्योंकि हो क्या रहा है कि इस मेथड को कंप्लीटली कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, बीच में स्विच कर जा रहा है। देखो इस प्रॉब्लम को ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन या फिर इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि हमारी जो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी है शेयर्ड रिसोर्स की वो रिटेन नहीं हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन जावा क्या बोलता है कि आप इस मेथड को नॉर्मल ना बना के क्या बनाओ, सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाओ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई दो थ्रेड इस मेथड को एग्जीक्यूट करने आए, लेट्स से T1 एंड देन T2, तो होगा क्या, जब थ्रेड 1 इसके अंदर चला गया तो थ्रेड 2 इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर एक लॉक अप्लाई हो जाता है। वो लॉक क्या, एक की ले लेता है और जब इस मेथड से वो बाहर निकलेगा वो उस की को रिलीज कर देता है, फिर T2 उसको एक्वायर कर लेता है। तो होगा क्या, ये मेथड सीक्वेंशियल फैशन में होगा। अगर T1 चला गया तो T2 बाद में एग्जीक्यूट होगा, साथ साथ एंटर नहीं कर सकते। अगर T2 पहले चला गया तो फिर T1 होगा। तो इस मैकेनिज्म के हिसाब से अगर मैं ये कोड अब चलाऊंगा, देखिए ध्यान से देखो, अब इसका आंसर हमेशा 20,000 आएगा। ध्यान से देखो, कितनी बार भी मैं इस कोड को चलाऊं तो इसका आंसर हमेशा 20,000 आएगा। उसकी कहानी ये है क्योंकि हमने यहाँ पे इस मेथड के ऊपर एक लॉक मैकेनिज्म लगा दिया। लॉक मैकेनिज्म क्या करता है कि अगर एक थ्रेड चला गया तो वो की लेगा और उसको रिलीज तब करेगा जब वो उस मेथड के जो क्लोज पैरेंथेसिस है उसके पास पहुंच जाएगा, और फिर वो रिलीज करेगा तो जो वेट कर रहा होगा थ्रेड उसको मिल जाएगा। तो हमारे कोड में जब ये वाला थ्रेड, जब T1.T2 स्टार्ट, हमने T1 डॉट स्टार्ट किया, T2 डॉट स्टार्ट किया, ये उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करने जाएंगे, तब फ़ायदा क्या होगा कि एक ही थ्रेड अंदर जाएगा, दूसरा वाला बाहर वेट करेगा, और जब वो कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा उस थ्रेड को फिर दूसरा जाएगा। तो इसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहेगी। सो दिस इज़ एक्चुअली द सिंक्रोनाइज्ड मेथड। आप इसको सिंक्रोनाइज्ड मेथड बोल सकते हैं या सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड्स बोल सकते हैं कि थ्रेड एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, जो भी आपके शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं आप उनको शेयर्ड बनाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, इन केस आप कल मल्टी थ्रेडिंग उसमें यूज़ करोगे तो वहाँ पे थ्रेडिंग जो होगी वो एक दूसरे से क्लैश नहीं करेगी, आपका इनकन्सिस्टेंट डेटा नहीं आएगा, और एक फ़ायदा ये रहेगा कि हमेशा आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है थ्रेड्स के बीच में वो बना रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्रेड। सो आई होप आपको जो सिंक्रोनाइजेशन मेथड है और ये जो कॉन्सेप्ट है इससे समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन below to this video and I'll try to get back to you as soon as possible. So thank you so much. That's all and have a good day.